हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग सेंट्रल बैंकिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर के अंदर हम लोग सेंट्रल बैंकिंग के मॉड्यूल बी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और केस स्टडीज को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो सेशन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस सेशन को आपको शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ भी जरूर शेयर करना है ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। अब फटाफट से बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, द आरबीआई सर्व्स एज द मॉनेटरी अथॉरिटी एंड द रेगुलेटर ऑफ इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम ऑपरेट्स अंडर। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो हमारे देश का सेंट्रल बैंक है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है ताकि मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जा सके। साथ ही साथ वो इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम को रेगुलेट भी करता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो किसके अंडर ऑपरेट करता है। ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ बैंकिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ क्रेडिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिए कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जिन्होंने भी यहाँ पर ऑप्शन ए का है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर जो है वो ऑपरेट करती है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करता है। ठीक है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसको 1 अप्रैल 1935 में स्टैब्लिश किया गया था और इसको स्टैब्लिश करने के लिए एक स्पेशल एक्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 पास किया गया था और आरबीआई जो है वो इस एक्ट की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही काम करता है। ठीक है। रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, जिसको हम हिल्टन यंग कमीशन भी कहते हैं, तो इसी ने रेकमेंड किया था कि हमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश करना चाहिए। ठीक है। इन्होंने 1926 में रिकमेंडेशन दी थी और 1935 में जाकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो बना था। उसके बाद 1 जनवरी 1949 को जाकर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसको नेशनलाइज कर दिया गया था, यानी कि इसके ऊपर अब से ऑनरशिप किसकी हो गई थी? हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रेसिडेंसी बैंक्स वर अमंग द अर्लीस्ट बैंक इन इंडिया established during the British rule. Which of the following was the established as a presidency bank in India? तो पहले प्रेसिडेंसी बैंक है क्या, इसका मतलब समझ लो। तो देखो, जब ब्रिटिश इंडिया के ऊपर राज करते थे तो उन्हें बैंकिंग सर्विसेज की जरूरत पड़ी। ठीक है, क्योंकि वो बिजनेस करते थे तो उन्हें यहाँ पर कैश का लेन देन करना पड़ता था। तो उन्होंने क्या किया था, इंडिया के अलग अलग हिस्सों में 3 बैंक यहाँ पे स्टैब्लिश किए थे जिनको हम प्रेसिडेंसी बैंक के नाम से जानते हैं और ये शुरुआती दिनों के बैंक थे। ठीक है। तो इसमें से कौन हमारे यहाँ पर 3 प्रेसिडेंसी बैंक है? पहला बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास या फिर बैंक ऑफ दिल्ली। फटाफट से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इसमें से कौन से हमारे प्रेसिडेंसी बैंक के अंडर आते हैं? मैंने आपको ये भी बता दिया कि 3 बैंक है, तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, ये 3 बैंक हमारे प्रेसिडेंसी बैंक थे। अब इन्हें स्टैब्लिश कैसे किया गया था? तो देखो, हमारे देश की जो लोकल गवर्नमेंट थी उन्होंने एक स्पेशल चार्टर जो है वो ग्रांट किया था इन बैंक को स्टैब्लिश करने के लिए। चार्टर बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर इस बैंक के कुछ राइट्स, ऑब्लिगेशन, प्रिविलेज जो है वो लिखे हुए थे, जिसके अकॉर्डिंग ही बैंक को जो है वो काम करना था। अब जब इस बैंक को बनाया जाना था तो शेयर कैपिटल का कुछ हिस्सा जो है वो गवर्नमेंट ने खुद से भी यहाँ पर जो है वो कंट्रीब्यूट किया था, जिसकी वजह से इसे सेमी ऑफिशियल स्टेटस जो है वो मिला था। उसके बाद जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते थे इस बैंक के, इसके अंदर कुछ यहाँ पर गवर्नमेंट अपॉइंटेड पर्सन भी होते थे ताकि हमारी गवर्नमेंट का एक कंट्रोल जो है वो रह सके इन बैंक की वर्किंग के ऊपर। ठीक है। जब इन बैंक्स को बनाया गया था तो इसे स्पेसिफाइड लिमिट तक जो है नोट छापने की परमिशन जो है वो दी गई थी। हालांकि ये जो परमिशन थी वो 1862 तक ही थी, उसके बाद इससे ये प्रिविलेज जो है वो ले ली गई थी। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच एक्ट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट ट्रांसफर द प्रिविलेज ऑफ इशूइंग करेंसी नोट्स फ्रॉम द प्रेसिडेंसी बैंक टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जो हमारा प्रेसिडेंसी बैंक थी शुरुआती दिनों में वो नोट छापते थे एक स्पेसिफाइड लिमिट तक, पर एक स्पेशल एक्ट यहाँ पर पास किया गया था जिससे ये जो प्रिविलेज थी वो प्रेसिडेंसी बैंक से लेकर हमारे देश की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसे दे दी गई थी। वो एक्ट कौन सा था? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, पेपर करेंसी एक्ट 1861 या फिर सेंट्रल बैंकिंग एक्ट 1894। तो क्या लग रहा है आपको, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से इसका आंसर बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस के यहाँ पर आंसर करिए ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो सके, आपको पता लग सके कि आपकी कितनी यहाँ पर प्रिपरेशन है और कहाँ पे खामियां है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस के यहाँ पर आंसर करिए। क्या है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी?
क्या होगा करेक्ट आंसर? ओके, तो ऑप्शन सी पेपर करेंसी एक्ट 1861 इज अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ चैम्बरलेन कमीशन 1913 व्हिच बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1921 थ्रू द अमलगमेशन ऑफ द थ्री प्रेसिडेंसी बैंक। देखो, ये जो थ्री प्रेसिडेंसी बैंक थे ना, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ, एक और हमारा कौन सा था यहाँ पर, बैंक ऑफ बॉम्बे, तो इनको ना मर्ज करके एक सिंगल बैंक जो है वो बना दिया गया था 1921 के अंदर। ठीक है, तो वो बैंक का नाम क्या था? वो बैंक का नाम क्या था? बैंक ऑफ बंगाल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से बता दीजिए। और ये काम करने की जो रिकमेंडेशन थी वो चैम्बरलेन कमीशन ने दी थी। कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है, तो ध्यान में रखना है, जो इंपॉर्टेंट नेम है वो आपको याद रखने हैं, तारीखें भी याद रखनी है। क्या होगा करेक्ट आंसर? नहीं पता? तो करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन सी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो बना दिया गया था इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंक को मर्ज करके। और एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे बताऊं कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को ही आगे चलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो बना दिया गया था 1955 के अंदर। ठीक है, तो कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वो कैसे बना, तो आपको पूरी हिस्ट्री पता लगी कि पहले तीन प्रेसिडेंसी बैंक थे, फिर इंपीरियल बैंक बना, फिर इंपीरियल बैंक से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो बन गया था। ठीक है, जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था पहले ना, इसको सेंट्रल बैंकिंग के कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो दी गई थी। ये मेनली यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन, पहला बैंकर टू द गवर्नमेंट और बैंकर टू द बैंकर, ये दो इंपॉर्टेंट सेंट्रल बैंक के जो फंक्शन है उसको जो है वो परफॉर्म करता था। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट हम केस स्टडी जो है वो डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड है आरबीआई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई। ठीक है, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई है क्या, पहले समझ लो। देखो, सेंट्रल बोर्ड जो है वो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग है आरबीआई के अंदर, जो कि आरबीआई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो लेता है। ठीक है, जैसे एक कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं ना, वैसे आरबीआई के अंदर हमारा सेंट्रल बोर्ड है। ओके, तो यहाँ पे देखो, सेंट्रल बोर्ड इज अपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द आरबीआई। इट इंक्लूड्स गवर्नर, फोर डिप्टी गवर्नर एंड फ्यू गवर्नमेंट अपॉइंटेड डायरेक्टर। तो मेंबर देख लो, गवर्नर होता है, डिप्टी गवर्नर होता है, कुछ गवर्नमेंट अपॉइंटेड डायरेक्टर भी होते हैं। और ये जो बोर्ड है वो बेसिकली यहाँ पर जितने भी पॉलिसीज हैं, जो भी रेगुलेटरी इश्यूज है ना, उसके रिगार्डिंग जो है पॉलिसीज बनाते हैं, डिस्कशंस करते हैं और उनको इंप्लीमेंट भी जो है वो करते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई ही लेता है। अब इस केस स्टडी के बेस पर आपको कुछ क्वेश्चन के जो है वो आंसर करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, हु इज द हेड ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो जो हमारा सेंट्रल बोर्ड है उसका हेड कौन होता है? डिप्टी गवर्नर, फाइनेंस मिनिस्टर, गवर्नर या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल? क्या लग रहा है आपको, क्या होगा करेक्ट आंसर? सेंट्रल बोर्ड का हेड कौन होता है? डिप्टी गवर्नर, फाइनेंस मिनिस्टर और गवर्नमेंट ऑफिशियल? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सेंट्रल बोर्ड का हेड कौन होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, गवर्नर इज द करेक्ट आंसर। और गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? तो ये भी लिख लीजिए, यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारे देश की, वो यहाँ पर गवर्नर को अपॉइंट करते हैं। लगभग सभी मेंबर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, हु अपॉइंट्स द गवर्नर एंड डिप्टी गवर्नर इन आरबीआई सेंट्रल बोर्ड? तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि सेंट्रल बोर्ड के सभी मेंबर्स को कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, चाहे वो गवर्नर हो चाहे वो डिप्टी गवर्नर हो। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द सेंट्रल गवर्नमेंट, द आरबीआई सेंट्रल बोर्ड या फिर नन ऑफ द अबव? मैंने अभी जस्ट आपको बताया, तो क्या होगा करेक्ट आंसर? चैट बॉक्स में बता दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज द करेक्ट आंसर। द सेंट्रल गवर्नमेंट आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम टर्म फॉर विच द गवर्नर एंड डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई सेंट्रल बोर्ड कैन बी अपॉइंटेड? तो जो हमारे गवर्नर है, जो डिप्टी गवर्नर है, उसको कितने टाइम पीरियड के लिए जो है वो अपॉइंट किया जा सकता है? 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स या फिर 6 ईयर? क्या लग रहा है आपको करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स या फिर 6 ईयर्स? एनीबडी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 5 ईयर्स। ऑप्शन सी 5 ईयर इज द करेक्ट आंसर। तो मैक्सिमम जो टेन्योर है गवर्नर और डिप्टी गवर्नर का वो है 5 साल। उसके बाद देखो, हाउ मेनी डिप्टी गवर्नर कैन बी आरबीआई हैव एट मोस्ट इन द सेंट्रल बोर्ड? यानी कि सेंट्रल बोर्ड के अंदर मैक्सिमम कितने यहाँ पर डिप्टी गवर्नर हो सकते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? मैक्सिमम लिमिट कितनी है डिप्टी गवर्नर की? फटाफट से बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर।
तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मैक्सिमम जो डिप्टी गवर्नर हो सकते हैं एक टाइम पर सेंट्रल बोर्ड के अंदर, वो होते हैं आपके यहाँ पर 4। कितने होते हैं आपके यहाँ पर 4। मिनिमम जितने मर्जी हो सकते हैं पर मैक्सिमम 4 ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डैश सेक्शन ऑफ आरबीआई एक्ट डिफाइंस द कैपिटल ऑफ आरबीआई व्हिच इज 5 करोड़। ठीक है, तो देखो जो आरबीआई है, मैंने आपको पहले बताया कि जो आरबीआई है वो आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग जो है वो काम करता है। तो ये एक्ट काफी ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो सेंट्रल बैंकिंग है, तो ज्यादातर जो क्वेश्चन होंगे वो आरबीआई से रिलेटेड होंगे। इसीलिए आपको आरबीआई एक्ट की नॉलेज जो है वो पूरी तरीके से होनी चाहिए। तो अब जो हम क्वेश्चन करेंगे वो आरबीआई एक्ट से ही रिलेटेड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेक्शन 4। जो सेक्शन 4 है आरबीआई एक्ट का, वो यहाँ पर बताता है कि जो आरबीआई है उसकी जो मिनिमम कैपिटल है वो 5 करोड़ जो है वो होनी चाहिए। आज के टाइम में तो काफी ज्यादा है, पर जो मिनिमम कैपिटल दी गई है वो कितनी यहाँ पर 5 करोड़ है। ओके, अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेक्शन 8 ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 deals with the composition of central board, the term of office of director, members of central board include। देखो जो हमारा आरबीआई एक्ट 1934 है ना, वो उसका जो सेक्शन 8 है वो बताता है कि जो सेंट्रल बोर्ड है उसकी कंपोजिशन क्या होगी, क्या की यानी कि सेंट्रल बोर्ड के अंदर कौन कौन से मेंबर्स होंगे और जो डायरेक्टर्स होते हैं उनका टर्म ऑफ ऑफिस यहाँ पर कितना होगा। तो मेंबर्स ऑफ सेंट्रल बोर्ड इंक्लूड्स, पहले देखो, वन गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। 4 डायरेक्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम द लोकल बोर्ड, तो ये भी करेक्ट है। देखो आरबीआई के 4 लोकल बोर्ड है जो कि हमारे देश के डिफरेंट डिफरेंट रीजन के अंदर ऑपरेट करते हैं, जैसे कि ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ। ठीक है, तो उन लोकल बोर्ड्स में से एक एक पर्सन को एज अ डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट किया था सेंट्रल बोर्ड के अंदर। और कौन अपॉइंट करता है, हमारा गवर्नमेंट ही अपॉइंट करता है। उसके बाद 10 डायरेक्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम द वेरियस फील्ड, तो ये भी करेक्ट है कि 10 डायरेक्टर को हमारे देश के वेरियस जो फील्ड्स हैं, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, फाइनेंस हो गया, है ना, वहां से जो है वो अपॉइंट किया जाता है। और इसके अलावा 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, तो ये भी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो ये सारे के सारे हमारे मेंबर्स होते हैं सेंट्रल बोर्ड के। ठीक है, तो ये तो हुआ कंपोजिशन। अब टर्म की बात करें तो देखो जो डिप्टी गवर्नर गवर्नर उसका जो टर्म पीरियड है वो 5 साल का होता है। जो डायरेक्टर्स हैं उनका 4 साल का होता है। जो डायरेक्टर होता है उनका यहाँ पर 4 साल का होता है। और ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, ये इसका कोई फिक्स नहीं होता है, गवर्नमेंट अपनी मर्जी से इन्हें हटा भी सकती है और इसको कंटिन्यू भी रख सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 द बिजनेस कैन बी ट्रांजेक्ट बाय कैन बी अंडरटेकन बाय आरबीआई इंक्लूड द फॉलोइंग। तो अगर हम सेक्शन 17 की बात करें ना आरबीआई एक्ट के, तो वो कहता है कि आरबीआई कौन कौन से यहाँ पर बिजनेस कर सकता है। तो सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा बिजनेस जो है वो आरबीआई परफॉर्म कर सकता है। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, बैंक्स और लोकल अथॉरिटीज, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। लोकल अथॉरिटी का मतलब यहाँ गवर्नमेंट ही आगे एक तरीके से। तो आरबीआई का इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि वो गवर्नमेंट का भी बैंकर होता है और बैंकों का भी बैंक होता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट और बैंकों को जो भी सर्विसेज चाहिए होती है, बैंकिंग सर्विस चाहिए होती है, वो आरबीआई ही प्रोवाइड करता है। रीडिस्काउंट द बिल, प्रोमिसरी नोट्स, ग्रांट लोन्स टू बैंक, तो ये भी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे बिल्स और प्रोमिसरी नोट जिनको बैंक ने डिस्काउंट किया हुआ है, बैंक उसको दोबारा से आरबीआई के पास जाकर रीडिस्काउंट जो है वो करवा सकते हैं। साथ ही साथ बैंक यहाँ पर आरबीआई से लोन भी ले सकते हैं। परचेज एंड सेल फॉरेन एक्सचेंज, एक भी करेक्ट है। जो आरबीआई है वो बेसिकली हमारे देश के अंदर जो फॉरेन एक्सचेंज है उसका कस्टोडियन है, तो उसकी परचेज सेल से रिलेटेड काम भी आरबीआई ही करता है, उसको मैनेज भी करता है। तो ऑल ऑफ द आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि ये सारे के सारे जो फंक्शंस है वो आरबीआई जो है वो परफॉर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 19, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 19 बिजनेस दैट आरबीआई कैन नॉट ट्रांजेक्ट इंक्लूड। देखो जो हमारा सेक्शन 19 है वो कहता है, वो बताता है ऐसे बिजनेस के बारे में जो कि आरबीआई परफॉर्म नहीं कर सकता है। तो सेक्शन 19 के अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा ऐसा बिजनेस है जो कि आरबीआई परफॉर्म नहीं कर सकता। पहला, परचेज द शेयर्स ऑफ एनी बैंकिंग कंपनी और एनी अदर कंपनी, तो जो हमारा आरबीआई है ना वो ट्रेडिंग नहीं कर सकता, यानी कि वो ना तो किसी बैंकिंग कंपनी ना ही किसी अदर कंपनी के शेयर्स या फिर कोई अदर सिक्योरिटीज को परचेज कर सकता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। बीइंग इन्वॉल्व इन कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और अदर बिजनेस एक्टिविटीज, तो ये भी प्रोहिबिटेड है, यानी कि जो हमारा आरबीआई है वो किसी भी तरह की कमर्शियल या फिर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी परफॉर्म नहीं कर सकता है। उसके बाद एक्सटेंडिंग लोन्स एंड एडवांसेस टू एनी एंटिटी अदर देन द बैंक, तो बैंक के अलावा किसी और एंटिटी को लोन्स एंड एडवांसेस देना, जैसे कि किसी इंडिविजुअल को, तो ये भी आरबीआई परफॉर्म नहीं कर सकता है। उसके बाद अलाउड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन करंट अकाउंट, तो ये भी जो फंक्शन है वो आरबीआई परफॉर्म नहीं कर सकता, यानी कि जो आरबीआई है वो करंट अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट अलाउ नहीं कर सकता। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ये सारे फंक्शन जो है आरबीआई परफॉर्म नहीं कर सकता सेक्शन 19 के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच अथॉरिटी पोजेसेस द पावर टू रिमूव द गवर्नर, डिप्टी गवर्नर
and the other director of Reserve Bank of India as well as any member of local board from the respective office according to the section 11 of the RBI Act. देखो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास पावर है, उसके पास पावर है कि वो आरबीआई के गवर्नर, डिप्टी गवर्नर या फिर कोई भी डायरेक्टर हो या फिर लोकल बोर्ड का कोई डायरेक्टर हो, उसको कभी भी उसके ऑफिस से निकाल सकते हैं। निकालने का मतलब कि उसको उसके पोस्ट से हटा सकती है। और ये पावर उसे आरबीआई एक्ट का जो सेक्शन 11 है वो यहाँ पे जो है वो प्रोवाइड करता है, ताकि गवर्नमेंट का एक कंट्रोल जो है वो आरबीआई के ऊपर हो सके। तो क्वेश्चन पूछा था कि कौन हटा सकता है, किसके पास पावर है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट। तो क्या लग रहा है आपको, करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सेंट्रल गवर्नमेंट इज द करेक्ट आंसर। सेंट्रल गवर्नमेंट आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर कैरेक्टर ऑफ करेंसी नोट्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26? देखो हमारे देश के अंदर जो करेंसी नोट्स है वो कौन इशू करता है? मेरा आपसे क्वेश्चन है, कौन इशू करता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जितने भी करेंसी नोट्स आप देखते हो, 10 रुपए के, 20 रुपए के, 50 रुपए के, 100 रुपए के, 200 के, 500 के, वैसे 500, ठीक है। तो वो कौन इशू करता है? वो आरबीआई इशू करता है। और जो आरबीआई यहाँ पर नोट्स इशू करता है, उनकी एक खासियत होती है कि आप उस नोट को कहीं भी जाकर जो है वो चला सकते हो इंडिया के अंदर, यानी कि कोई भी पर्सन उन नोट्स को लेने से मना नहीं कर सकता है। ऐसा क्यों पॉसिबल होता है? क्योंकि जो करेंसी नोट आरबीआई इशू करता है उसके अंदर लीगल टेंडर करेक्टर का जो लीगल टेंडर करेक्टर जो है वो पाया जाता है। तो लीगल टेंडर करेक्टर का क्या मतलब है? तो बेसिकली इस कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग जो भी करेंसी नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है उसे ऑफिशियल रिकॉग्निशन और एक्सेप्टेंस मिलती है पूरे इंडिया के अंदर एज अ वैलिड फॉर्म ऑफ पेमेंट विद इन द कंट्री। यानी कि हम कंट्री के अंदर उसे पेमेंट करने के लिए यूज जो है वो कर सकते हैं। कोई पर्सन डिनाई नहीं कर सकता है उस करेंसी नोट्स को एक्सेप्ट करने के लिए। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे सजा मिलती है, उसके ऊपर लीगल कार्रवाई जो है वो की जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शन देख लो, द एक्सक्लूसिव यूज ऑफ डिजिटल पेमेंट मेथड फॉर ऑल ट्रांजेक्शन, यानी कि हम सभी ट्रांजेक्शन के लिए डिजिटल पेमेंट मेथड का यूज करेंगे सिर्फ और सिर्फ, या फिर फॉरेन करेंसी को भी एक्सेप्ट करना इंडियन रुपीस के साथ, ये कहता है, या फिर ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस टू एक्सेप्ट एनी फॉर्म ऑफ पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर रिगार्डलेस ऑफ लीगल स्टेटस। तो ये तीनों ऑप्शन कर रहे, तो ऑप्शन डी आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, अगर आपको पता हो तो चैट बॉक्स में मैसेज करके बताइएगा कि लीगल टेंडर करेक्टर कैसे आता है, मतलब कि क्यों लोग बिना किसी डर के जो आरबीआई के द्वारा करेंसी नोट इशू किया था उनको एक्सेप्ट कर लेते एज अ वैलिड फॉर्म ऑफ पेमेंट। तो फटाफट से मुझे चैट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन ऑफ द आरबीआई एक्ट द एसेट्स ऑफ द इशू डिपार्टमेंट शैल कंसिस्ट ऑफ गोल्ड कॉइन, गोल्ड बुलियन, फॉरेन सिक्योरिटीज, rupee coins, rupee security to such aggregate amount is not less than the total of the liabilities of the issue department। तो पहले इशू डिपार्टमेंट का यहाँ पर मतलब समझ लीजिए कि इशू डिपार्टमेंट बेसिकली होता क्या है। देखो आप सभी को पता है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो करेंसी नोट जो है वो इशू करता है, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जो इशू डिपार्टमेंट है वो बेसिकली ये काम जो है वो करता है, ठीक है। जैसे एक कंपनी होती है, वो कोई प्रोडक्ट बना रही है, पर कंपनी के अंदर जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है वो एक्चुअली में प्रोडक्ट को बनाता है। तो ऐसे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंसी नोट छापती है, पर ये काम कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया गया है जिसका नाम है इशू डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो इशू डिपार्टमेंट की एसेट्स है ना, इसके अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं? तो गोल्ड कॉइन, गोल्ड बुलियन, फॉरेन सिक्योरिटी, रुपी कॉइन्स और रुपी सिक्योरिटीज आ सकती हैं। और साथ के साथ क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि जो इशू डिपार्टमेंट की जो एसेट्स है ना, वो कभी भी उसकी लाइबिलिटीज से जो है वो कम नहीं होनी चाहिए। लाइबिलिटीज क्या है इशू डिपार्टमेंट की? तो देखो इशू डिपार्टमेंट ने जो भी यहाँ पर नोट्स इशू किए हैं ना, वही बेसिकली यहाँ पर इशू डिपार्टमेंट की लाइबिलिटीज होती है। तो किसी भी टाइम जो लाइबिलिटीज है उससे एसेट जो है वो कम नहीं होनी चाहिए। तो ये सेक्शन कौन सा है जो इस कंडीशन को एप्लीकेबल करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर? तो वो सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 28, सेक्शन 29 या फिर सेक्शन 33 या फिर सेक्शन 34? क्या लग रहा है आपको करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? एनी गेसेस, एनीबॉडी? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ओके, तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सेक्शन 33 इज द करेक्ट आंसर। सेक्शन 33 आपका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा।
नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ दिस सेक्शन डील्स विद अ हाइब्रिड और कंपोजिट इंस्ट्रूमेंट हैविंग अ कंपोनेंट ऑफ मनी मार्केट इन्वेस्टमेंट्स और सिक्योरिटीज मार्केट इंस्ट्रूमेंट or a component of insurance or any other instrument falls under the jurisdiction of RBI, SEBI, IRD और PFRDA। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको हम पार्ट में समझेंगे। देखो कुछ ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, जिनमें आपको एक से ज्यादा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो देखने को मिलेंगे। जैसे एक एग्जांपल आपको देता हूं, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। कन्वर्टिबल डिबेंचर्स ये क्या होता है बेसिकली? देखो, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स ऐसे डिबेंचर्स होते हैं जिनको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद हम इक्विटी शेयर्स में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं, इक्विटी शेयर्स में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपको दो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेंगे। एक है डेट इंस्ट्रूमेंट और एक है आपका यहाँ पर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। ये जो डेट इंस्ट्रूमेंट है वो फिक्स इनकम मार्केट के अंदर ट्रेड किया जाता है ना, और ये जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है ये आपके यहाँ पर कैपिटल मार्केट के अंदर जो है वो ट्रेड किया जाता है। हालांकि डिबेंचर हमारे कैपिटल मार्केट में भी ट्रेड किए जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। अब क्या होता है कि हमारे देश के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स हैं, जैसे कि इंश्योरेंस हो गया, कैपिटल मार्केट हो गया, उसको रेगुलेट करने के लिए अलग अलग बॉडीज हैं। जैसे मनी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? उसे करता है आरबीआई। कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? उसे करता है सेबी। इंश्योरेंस मार्केट को कौन करता है? तो उसको करता है IRDAI, ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना। अब मान के चले कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर आपको मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट दोनों को ही कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो मिल रहे हैं, तो इसके ऊपर रेगुलेशन का काम किसका किसका होगा? एक तो आरबीआई का होगा, एक सेबी का होगा। कई बार क्या होता है कि जब ऐसा पंगा पड़ जाता है तो ये जो दो रेगुलेटरी बॉडीज होते हैं, इनके जो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हो जाते हैं, यानी कि वो एक दूसरे की बात पर सहमत नहीं होते। तो ऐसे मामले में क्या होता है कि हमारा जो सेक्शन 45Y है वो यहाँ पर एप्लीकेबल होता है। और इस सेक्शन 45Y के अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है कि हमारे जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं वो एक दूसरे से एग्री नहीं करते हैं, तो एक यहाँ पर कमेटी बनाई जाती है जिसमें से रेगुलेटरी बॉडीज के जो सीनियर पर्सन होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है, और ये कमेटी मिलकर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो निकालते हैं और एक कॉमन सिक्योर सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो सेक्शन 45Y आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है रहेगा, सेक्शन 45Y आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, द कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट वाज सेटअप इन 2006 एज अ customer service department. It frame policies guidance for consumer protection and oversees the functioning of। देखो, जो कंज्यूमर एजुकेशन प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है इसे इस्टेब्लिश इसलिए किया गया था ताकि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जा सके। कैसे? तो पहले उनको एजुकेशन प्रोवाइड करें, फिर अगर उनके साथ कोई भी फ्रॉड वगैरह होता है उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके उनको प्रोटेक्ट करना है। तो ये जो कंज्यूमर एजुकेशन प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है ये किसकी फंक्शनिंग को ओवरसी करता है? 22 ऑफिसर आरबीआई ओम्बड्समैन, या फिर 30 कंज्यूमर एजुकेशन प्रोटेक्शन सेल्स, या फिर बोथ 22 ऑफिसेज ऑफ आरबीआई ओम्बड्समैन एंड 30 कंज्यूमर एजुकेशन प्रोटेक्शन सेल। तो क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? फटाफट से बता दीजिए, देखते हैं कौन सबसे पहले यहाँ पर आंसर करता है। तो फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा। एनीबडी? ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बोथ 22 ऑफिसेज ऑफ आरबीआई ओम्बड्समैन एंड 30 कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन सेल इज अ करेक्ट आंसर। तो दोनों को ही रेगुलेट करता है, मतलब कि उनको मॉनिटर करता है, उनकी फंक्शनिंग को देखता है कि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसके बाद देखो, डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन कोऑपरेटिव बैंकिंग रेगुलेट्स द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स एंड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है। तो देखो, जो आरबीआई है ना वो बेसिकली हमारे देश के अंदर जो कोऑपरेटिव बैंक्स है उनको रेगुलेट करता है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे तीनों कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक जो है वो आ जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो पावर है आरबीआई के पास इन बैंकों को रेगुलेट करने के लिए वो कहां से आती है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि सेक्शन 22 और सेक्शन 23 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से, या फिर सेक्शन 22 और 23 ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, या फिर सेक्शन 24 और 25 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो क्या लग रहा है आपको करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से बता दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन है सेक्शन 22 और सेक्शन 23 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ऑप्शन है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45A
to 45G, the RBI holds the authority to collect credit related data from the banks. This information includes, ठीक है, तो देखो जो हमारा सेक्शन 45A और सेक्शन 45G है, ठीक है, इस सेक्शन के अकॉर्डिंग आरबीआई के पास पावर है कि वो यहाँ पर बैंकों से डिफरेंट डिफरेंट क्रेडिट रिलेटेड डाटा जो है वो इकट्ठा कर सकता है। तो ये जो क्रेडिट रिलेटेड डाटा होता है इसके अंदर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, पहले देखो डिटेल्स ऑफ अबाउट द लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर क्रेडिट फैसिलिटीज एक्सटेंडेड बाय बैंकिंग कंपनीज टू देयर बोरोवर्स, या फिर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कोलैटरल प्रोवाइडेड बाय बोरोवर्स टू सिक्योर ईच क्रेडिट फैसिलिटीज, या फिर द गारंटी इशूड बाय द बैंकिंग कंपनीज ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर, या फिर द क्रेडिट वर्दीनेस एंड द हिस्टोरिकल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ बोरोवर्स। तो क्या लग रहा है आपको, क्या होगा करेक्ट आंसर, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि देखो जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है उसका जो सेक्शन 45A 45G है, ये आरबीआई को पावर देता है कि वो बैंक से रिलेटेड, बैंक के पास जितना भी क्रेडिट रिलेटेड डाटा है उनको यहाँ पे जो है वो कलेक्ट कर सकता है, जिसके अंदर वो लोन्स की डिटेल ले सकता है, जो कोलैटरल दिया गया है उसकी डिटेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन मांग सकता है, साथ के साथ हमारे जो कस्टमर्स हैं जिनके यहाँ पर बैंक ने गारंटीज दी हुई है उनकी डिटेल मांग सकता है, और जो भी यहाँ पर बॉर्बर्स है उनकी क्रेडिट वर्दीनेस के रिगार्डिंग जो डाटा है वो भी मांग सकते हैं। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, और इसकी हेल्प से जो आरबीआई है वो बैंकों के ऊपर एक कंट्रोल जो है वो स्टैब्लिश कर सकता है, कर पाता है, ताकि जो बैंक है वो सही तरीके से जो है अपना काम करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन का क्या मतलब है, ठीक है। ऑप्शन है इंश्योरिंग एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर ऑल, लिमिटिंग एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज, प्रोवाइडिंग एक्सक्लूसिव सर्विसेज टू वेल्दी, रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू क्रेडिट फैसिलिटीज। तो क्या लग रहा है आपको करेक्ट आंसर क्या होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन का क्या मतलब होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी, क्या होगा करेक्ट आंसर, फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन का क्या मतलब होता है। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, इंश्योरिंग एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज ऑन, ठीक है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का सिंपल सा मतलब है कि हमारे देश के जितने भी लोग हैं उन सभी को फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करें। हमारे देश के कुछ ऐसे हिस्से खास करके जो रूरल एरियाज हैं ना, वहां पर भी लोगों को आजकल जो है वो फाइनेंशियल सर्विसेज वगैरह जो है वो नहीं मिल पाते, तो गवर्नमेंट कई सारी इनिशिएटिव लेती है ताकि इन लोगों तक भी फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो पहुंचाई जा सके और फाइनेंशियल इंक्लूजन को जो है वो इंक्रीज किया जा सके, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैरियर टू फाइनेंशियल इंक्लूजन, इसमें से कौन सा हमारे यहाँ पर बैरियर होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन का, कौन सा हमारे यहाँ पर बैरियर होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन का, लैक ऑफ एक्सेस टू फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, या फिर लो लेवल्स ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, या फिर हाई कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसमें से कौन सा हमारे यहाँ पर बैरियर होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन का, फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये सारे के सारे बैरियर्स हैं, जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का कम होना जिनकी वजह से लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं मिल पा रही है, साथ के साथ फाइनेंशियल लिटरेसी का कम होना, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में नहीं पता, इतनी नॉलेज नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ फाइनेंशियल सर्विसेज की कॉस्ट भी ज्यादा होती है, ठीक है, जो कि लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं अवेल कर पाते हैं। तो जो ऑप्शन डी होगा ऑल ऑफ द, ये आपका जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज, विच टेक्नोलॉजी हैज सिग्निफिकेंटली प्रमोटेड फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द रिसेंट ईयर। तो रिसेंट ईयर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसमें से कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसने फाइनेंशियल इंक्लूजन को काफी ज्यादा प्रमोट किया है। पहला देखो मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, या फिर ऑल ऑफ द, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो जब तक आप इसका आंसर बताइए जब तक हम एक एक करके समझ लेते हैं ये है क्या। देखो पहले हम बात करते हैं मोबाइल बैंकिंग की। तो मोबाइल बैंकिंग एक ऐसी सर्विस होती है जिसके अंदर एक कस्टमर, बैंक का जो कस्टमर है वो अपने मोबाइल के थ्रू जो है अपने बैंक अकाउंट को एक्सेस कर सकता है और बैंकिंग ट्रांजेक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर फंड ट्रांसफर करना हो, ठीक है, तो ये सारे काम जो है वो कर सकता है। बस क्या करना होगा कस्टमर को, अपने अकाउंट में बैंक जो अपना मोबाइल है उसके अंदर बैंक का जो ऐप है वो डाउनलोड करना पड़ेगा और इंटरनेट होना चाहिए, और उसकी हेल्प से वो आसानी से अपने बैंक अकाउंट को एक्सेस करके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर सकता है। उसके बाद नेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग भी मोबाइल बैंकिंग के जैसा ही है। नेट बैंकिंग के अंदर आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए, मोबाइल से भी आप कर सकते हो, आप इंटरनेट की हेल्प से आसानी से
अपने बैंक को ऑपरेट कर पाते हो, उसका एक्सेस ले पाते हो। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, यहाँ पर आप एटीएम के थ्रू जो है बिना बैंक में जाए ये सारे काम जो है वो कर पाते हो। यहाँ पर आप पैसे डिपॉजिट भी करवा सकते हो, विड्रॉ भी करवा सकते हो। तो ये जो टेक्नोलॉजी है इन्होंने काफी ज्यादा प्रमोट किया है फाइनेंशियल इंक्लूजन को इंडिया के अंदर, अगर हम रिसेंट ईयर की बात करें। ओके, नेक्स्ट देखो, विच गवर्नमेंट प्रोग्राम इन इंडिया एम्स टू प्रोवाइड यूनिवर्सल एक्सेस टू बेसिक बैंकिंग सर्विस। इसमें से कौन सा हमारा यहाँ पर गवर्नमेंट प्रोग्राम है इंडिया के अंदर जिसका एम यही था कि हमारे जो लोग हैं उनको बेसिक बैंकिंग सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जा सके। कौन सा प्रोग्राम है? नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, प्रधानमंत्री जनधन योजना, या फिर आयुष्मान भारत योजना, या फिर नन ऑफ द अबव। तो क्या लग रहा है आपको करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? कौन सा प्रोग्राम है? नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, प्रधानमंत्री जनधन योजना, आयुष्मान भारत योजना, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री जनधन योजना इज अ करेक्ट आंसर। प्रधानमंत्री जनधन योजना को 2014 में जो है लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। और इस योजना के अंदर होता क्या है, तो किसी भी पर्सन का एक अकाउंट जो है वो ओपन करवाया जाता है बैंक के अंदर, जहां पर कोई भी मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं होती है। और उस अकाउंट के जरिए जो बेसिक फाइनेंशियल सर्विसेज है, जैसे कि बैंकिंग सर्विसेज हो गई, इंश्योरेंस सर्विसेज हो गई, क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटीज हो गई, डेबिट कार्ड की फैसिलिटीज हो गई, वो जो है वो प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, इसका एम यही था कि जो हमारे अनबैंक्ड और अंडर सर्व्ड पॉपुलेशन है उनको जो है फाइनेंशियल सर्विसेज का एक्सेस जो है वो दिया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश इज द प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ट्रांसफर सब्सिडीज एंड फाइनेंशियल एड डायरेक्टली टू द बेनिफिशियरी टू देयर बैंक अकाउंट, thereby reducing the delays, ensuring transparency. What role did Jan Dhan Aadhaar Mobile initiative play in DBT? तो पहले यहाँ पर आपको समझना है कि डीबीटी बेसिकली यहाँ पर है क्या, इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है क्या इसका, अगर हम थोड़ा सा मतलब समझे। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, देखो हमारी जो गवर्नमेंट है वो देश के सिटीजन्स को, देश के जो लोग हैं उनकी वेलफेयर के लिए काम करती है, उनको प्रमोट करना, उनको डेवलप करना, ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है हमारी गवर्नमेंट का। और उनके डेवलपमेंट के लिए, वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ यहाँ पर बेनिफिट जो है वो हमारे देश के लोगों को देना पड़ता है। जैसे कि सब्सिडीज के फॉर्म में हो गया, या फिर फाइनेंशियल हेल्प जो है वो डायरेक्टली प्रोवाइड करती है। जैसे एग्जांपल के लिए घर बनाने के लिए सब्सिडीज वगैरह जो है वो प्रोवाइड करना होम लोन के ऊपर, है ना। तो ये जो बेनिफिट्स होते हैं ना, ये पहले गवर्नमेंट क्या करती थी, डायरेक्टली कस्टमर के अकाउंट में नहीं डालती थी, मतलब कि डायरेक्टली उस बेनिफिशियरी के अकाउंट में नहीं डालती थी, बल्कि यहाँ पर कुछ हमारे मिडिल मैन होते थे। मतलब गवर्नमेंट इन मिडिल मैन को देती थी, फिर मिडिल मैन जाकर ये पैसा वहां तक पहुंचाते थे, यानी कि बेनिफिशियरी को देते थे। पर इससे दिक्कत क्या आती थी कि जो मिडिल मैन थे वो काफी ज्यादा थे, और ये इसमें से कुछ मिडिल मैन करप्ट भी होते थे, जो कि सही तरीके से बेनिफिशियरी को फाइनेंशियल हेल्प जो गवर्नमेंट ने दिया वो प्रोवाइड नहीं करते थे। जैसे अगर 10 लाख रुपए भेजा है तो धीरे धीरे करते करते वो 2 लाख रुपए यहाँ पर या उससे भी कम जो है वो रह जाता था, क्योंकि मिडिल मैन अपना हिस्सा जो है वो ले जाते थे। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लॉन्च किया। इसके अंदर क्या है, कोई भी बेनिफिट हो, सब्सिडी हो या फिर फाइनेंशियल एड हो, वो डायरेक्टली कस्टमर के द्वारा बेनिफिशियरी के अकाउंट में जो है वो डाल दिया जाता है। अभी जो जनधन आधार मोबाइल इनिशिएटिव, इसने क्या किया कि हर पर्सन का जो अकाउंट है वो बैंक के अंदर ओपन है। तो अब क्या होता है कि आसानी से कोई भी पर्सन जो है मतलब आसानी से किसी भी पर्सन के अकाउंट में जो है वो पैसा चला जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इज अ करेक्ट आंसर। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इज अ करेक्ट आंसर। ओके, और इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने में जो जनधन योजना है उसका काफी इंपॉर्टेंट जो है वो रोल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, विच इनिशिएटिव एम्स टू इंप्रूव द एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज थ्रू एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें से कौन सा यहाँ पर इनिशिएटिव है जिसकी हेल्प से हमारा जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका ही यूज करके हम यहाँ पर जो फाइनेंशियल सर्विसेज के एक्सेस है, यानी कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है उनको इंप्रूव कर सकते हैं। कौन कौन सा इनिशिएटिव है? पहला, एक्सपेंडिंग बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट नेटवर्क, तो ये बिल्कुल है। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट यहाँ पर क्या है, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट, देखो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट जो है वो बैंकों के बिहाफ पर बैंकिंग सर्विसेज जो है वो कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा, आप किसी शॉप पर जाते हो तो वहां पर आप बैंकिंग सर्विसेज ले पाते हो, मतलब वो बैंक नहीं है पर उसके पास अथॉरिटी है कि वो बैंकिंग ट्रांजेक्शन को परफॉर्म कर सकता है, पैसे विड्रॉ भी कर देता है, डिपॉजिट भी कर देता है। ठीक है, बस उसके लिए आपको अपना आधार कार्ड वगैरह या एक्सेस जो है वो देना पड़ता है। तो ये हमारे
बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट नेटवर्क है, अगर बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट नेटवर्क को बढ़ाया जाता है कि गांव गांव में इनको पहुंचाया जाता है, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि सभी लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो मिल पाएंगे। उसके बाद आधार इनेबल कैश इन कैश आउट, देखो इसके अंदर क्या होता है कि आप जो है अपने आधार कार्ड के थ्रू अपने बैंक अकाउंट को एक्सेस कर पाते हो। इसके लिए करना क्या होता है कि आपका जो बैंक अकाउंट है उसके साथ आपको अपने आधार को लिंक कराना होता है, जिससे क्या होता है कि आप अपने फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के जरिए अपने अकाउंट में एक्सेस कर सकते हो, वहां से पैसे विड्रॉ भी करवा सकते हो और डिपॉजिट भी करवा सकते हो। उसके बाद आता है डिजिटल बैंकिंग यूनिट। डिजिटल बैंकिंग यूनिट क्या होता है, ये ऐसे स्पेशल बैंकिंग आउटलेट्स होते हैं जिनके जरिए जो डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज है वो यहाँ पर कस्टमर को जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव आपका करेक्ट आंसर है, यानी कि ये सारे सारे जो इनिशिएटिव है वो एम करते हैं, इनका एम यही है कि वो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू जो फाइनेंशियल सर्विसेज है उनको इम्प्रूव जो है वो कर पाए, और इससे हम काफी ज्यादा फाइनेंशियल सर्विसेज को इम्प्रूव कर भी पाए। तो क्लियर है आपको यहाँ तक? एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दें कि आपको यहाँ तक क्लियर है, और किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके जो है वो पूछ सकते हो। तो फटाफट से मुझे चैट बॉक्स में बता दें क्या आपको यहाँ तक क्लियर है। और अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग से शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिएगा कि आपको लेक्चर कैसा लग रहा है। ठीक है, तो फटाफट से यहाँ पर लिख दीजिए, और एक बार क्लियर हो गया तो थम्स अप का साइन या फिर क्लियर जरूर लिख दीजिए। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यानी कि यूपीआई। यूपीआई के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा और आप यूज करते हो। आजकल कोई ऐसा बंदा नहीं है जो यूपीआई का यूज नहीं करता, क्योंकि हर किसी के पास स्मार्टफोन है तो वो यूपीआई का यूज करता ही करता है छोटी से छोटी ट्रांजेक्शन के लिए। अब तो मैं इतना मतलब हैरान नहीं होते, 10 रुपए की चीज लेते हैं तब भी हम अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट करते हैं यूपीआई के थ्रू। तो यूपीआई है क्या, तो मोबाइल बेस्ड फंड ट्रांसफर फैसिलिटी, यानी कि आप मोबाइल के हेल्प से अपने अकाउंट से फंड ट्रांसफर कर सकते हैं किसी दूसरे अकाउंट के अंदर। तो जब आप दुकान से कोई सामान खरीदते हो तो आप बेसिकली करते क्या हो, अपने अकाउंट से पेमेंट करते हो, सामने वाले के अकाउंट में फंड जो है वो ट्रांसफर कर देते हो यूपीआई के थ्रू। इसके लिए आपको करना क्या पड़ता है, यूपीआई एड्रेस चाहिए होता है या फिर आपको क्यूआर कोड जो है वो चाहिए होता है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, टू ऑफर फ्री क्रेडिट रिपोर्ट टू ऑल सिटीजन, नहीं, टू फैसिलिटेट मोबाइल बेस्ड फंड ट्रांसफर अक्रॉस डिफरेंट बैंक, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शन देख लो, to provide micro loans to small business and entrepreneurs, to train and certify financial advisor for low income communities। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द प्रीव्यू ऑफ फेमा रेगुलेशन, इसमें से कौन सा हमारे यहाँ पर फेमा रेगुलेशन के अंडर जो है वो नहीं आता है। ठीक है, पहले फेमा रेगुलेशन है क्या, थोड़ा सा अगर हम इसका ओवरव्यू ले लें तो फेमा का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, और ये हमारे देश के अंदर एक इंपॉर्टेंट लॉ है जिसके द्वारा जो फॉरेन एक्सचेंज है उसका जो फ्लो होता है उसको रेगुलेट किया जाता है। यानी कि जितने भी फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो उनको कंट्रोल किया जाता है ताकि जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको मैनेज जो है वो किया जा सके। ठीक है, तो इसको 1999 के अंदर बनाया गया था, और इसको बनाने के लिए जो पहला एक्ट था फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973, उसको रिप्लेस जो है वो कर दिया गया था। और फेमा का जो एम है वो बेसिकली यही है कि जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड है और पेमेंट्स है उनको फैसिलिटेट करना। जो फेरा था वो बेसिकली क्या करता था, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन को रेगुलेट करता था, मतलब कि उनके ऊपर बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन इंप्लीमेंट करता था। पर फेमा ऐसा नहीं करता है। फेमा का जो ऑब्जेक्टिव है वो है मैनेज करना, यानी कि वो रोकता नहीं है किसी भी ट्रांजेक्शन को, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन को, बस कोशिश करता है कि जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन है वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म जो है वो की जा सके। ठीक है, और साथ ही साथ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन कैसे होंगी, फॉरेक्स मार्केट कैसे ऑपरेट करेगा इंडिया के अंदर, उसके रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस भी जो है वो बनाता है। तो इसमें से कौन सी चीज है जो कि फेमा के अंडर नहीं आती है, पहला इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, तो ये तो आती है क्योंकि यहाँ पर आपको फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है, फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ती है, उसका एक्सचेंज हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो ये तो आएगा ही आएगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि जब कोई फॉरेनर इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है तो ये भी फॉरेन करेंसी से रिलेटेड हुआ, तो ये आपका फेमा रेगुलेशंस के अंदर आएगा। ओवरसीज ट्रैवल एंड रेमिटेंस ऑफ फंड बाय रेजिडेंट, तो अगर कोई रेजिडेंट है, इंडिया का रेजिडेंट है, वो यहाँ पर ओवरसीज ट्रैवल कर रहा है या फिर कोई रेमिटेंस कर रहा है, फंड को भेज रहा है, तो वहां पर भी ये एक्ट जो है वो एप्लीकेबल होता है। उसके बाद डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन सोल्ड इन इंडियन रुपीज, तो यहाँ पर फेमा एप्लीकेबल नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर कोई फॉरेन एक्सचेंज का काम ही नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर जो रहेगा, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, एन इंडियन रेजिडेंट इनहेरिट्स अ सिग्निफिकेंट अमाउंट इन फॉरेन करेंसी फ्रॉम अ रिलेटिव अब्रॉड, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड विद इन विच दे मस्ट रिपोर्ट इट टू द आरबी अंडर द फेमा। देखो, अगर कोई इंडियन रेजिडेंट है, ठीक है, वो अब्रॉड में उसका कोई रिलेटिव है, जैसे मान लें कि चलिए एक यहाँ पर पर्सन है
उसका भाई जो है अब्रॉड में है, और उसके भाई ने यहाँ पर कुछ पैसा जो है वो इंडिया के अंदर भेजा है, तो कितना टाइम पीरियड के अंदर इंडियन रेजिडेंट को आरबीआई को रिपोर्ट करना पड़ता है? 30 डेज के अंदर, 60 डेज के अंदर, 180 डेज के अंदर, या फिर 190 डेज के अंदर? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? 30 डेज, 60 डेज, 180 डेज, या फिर 190 डेज? एनीबडी? गैस कीजिए इसका आंसर क्या होगा। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन है 30 डेज इज अ करेक्ट आंसर। तो अगर किसी इंडियन रेजिडेंट के पास फॉरेन करेंसी आती है उसके रिलेटिव के थ्रू अब्रॉड से, तो उसे 30 दिनों के अंदर अंदर में फेमा के अंदर आरबीआई को रिपोर्ट करना पड़ता है। उसके बाद देखो, व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन फेमा एंड फेरा? तो हमारा जो फेमा और फेरा है उसके अंदर प्राइमरी डिफरेंस यहाँ पर क्या है? पहले देखो, फेमा फोकसेस ऑन फैसिलिटेट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट व्हाइल फेरा प्रायोरिटाइज कंट्रोल एंड रेगुलेशन। देखो, फेमा का जो फोकस होता है वो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करना होता है, बल्कि और जो फेरा है उसका क्या है कि जो फॉरेन ट्रेड है और इन्वेस्टमेंट है उनको कंट्रोल करना, रेगुलेट करना। तो बिल्कुल ये प्राइमरी डिफरेंस है। FEMA is applicable only to specific type of transaction while FERA cover all foreign exchange flows। तो ये गलत है, दोनों ही सभी ट्रांजेक्शन पे एप्लीकेबल होते हैं। देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द अप्रोच बिटवीन द टू एक्ट्स। तो ये गलत है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो फेमा है वो बेसिकली फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करता है, प्रमोट करता है, पर जो फेरा था वो यहाँ पर कंट्रोल करता है, ना कि फैसिलिटेट करता है। क्लियर है आपको यहाँ तक? एनी डाउट? एक बार चैट बॉक्स में मुझे मैसेज करके बता दीजिए अगर आपको यहाँ पर किसी भी तरह का डाउट आता है। ऑल इज क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले, अगर आप सिस्टमैटिक वे में सेंट्रल बैंकिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कंसेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस रहती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में ही मिल जाती है, तो आपको बेनिफिट ही बेनिफिट है। या आप लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाए हो तो आपको रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएंगे, जिससे आप अपनी मर्जी से जाकर क्लासेस को गो थ्रू कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। हमारे कोर्स की खासियत क्या है कि सारा का सारा जो सिलेबस है वो आपको वीडियोस की फॉर्म में मिलता है, जिससे आप आसानी से प्रिपरेशन कर सकते हो। साथ के साथ आपको पीडीएफ नोट्स भी दे दी जाते हैं, जिससे आप गो रिवीजन भी कर पाते हो। ठीक है, और बहुत ही कम टाइम में हम सारा सिलेबस जो है वो कवर करते हैं और हमारा सिलेबस अपडेटेड रहता है। तो हमारा कोर्स आपके लिए बेस्ट कोर्स रहने वाला है, तो इस कोर्स को जरूर जरूर ज्वाइन जो है वो कर लीजिए। और अगर आपने मन बना ही लिया हमारे कोर्स को ज्वाइन करने का, तो मैं बता देता हूँ कि आप कहाँ पे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। तो हमारे जो ऐप है, दो ऐप है, एक प्ले स्टोर पे है और एक ऐप स्टोर पे है। तो अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो तो प्ले स्टोर वाला ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पर जाकर हमारे कोर्स को एनरोल कीजिए। अगर आप एप्पल यूजर हो तो ऐप स्टोर वाले ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां पर जाकर हमारे कोर्स को एनरोल कर लीजिए। और नाम में हमने कोई चेंज नहीं रखा ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, ऑब्वियसली बात है, आपको डिस्काउंट मिलेगा, 82% तक का ऑफ मिल जाएगा। और अगर आप कॉम्बो कोर्स को ज्वाइन करते हो चारों सब्जेक्ट वाले को, ठीक है, मतलब पांचों सब्जेक्ट वालों को, तो वहां पर आपको 5% का एडिशनल डिस्काउंट जो मिल जाएगा अगर आप मेरे नाम का कूपन कोड यानी कि KUNDAN यूज करते हो। ठीक है, तो फटाफट से ये यूज कर लीजिए क्योंकि ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है। और अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, कोई भी आपकी क्वेरी हो या फिर कोई भी पीडीएफ नोट्स हो, तो वो मैं आपको यहाँ पर भेजता रहता हूँ। इसके अलावा मैंने आपको एक व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक शेयर किया है, उस पर भी क्लिक करके इस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स चाहिए, क्लास के बाद ही आपको कुछ टाइम के अंदर वो पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, तो उसको जरूर यहाँ पे ज्वाइन जरूर कर लीजिए। ओके, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारा, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द बैकग्राउंड एंड स्ट्रक्चर ऑफ बीआर एक्ट 1949? तो बीआर एक्ट का फुल फॉर्म क्या है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। और ये हमारे देश के अंदर जो बैंक्स हैं उनको रेगुलेट करने का जो है वो काम करता है, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? इंडियन कंपनीज एक्ट 1933 सर्व्ड एज द अर्ली लीगल फाउंडेशन ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन। तो पहले क्या होता था, पहले कोई सेपरेट एक्ट नहीं होता था, बल्कि एक जो इंडियन कंपनीज एक्ट थे उसी के कुछ स्पेशल प्रोविजन थे जो कि बैंकों के लिए बनाए गए थे, जिनकी वजह से क्या होता था कि बैंकों को प्रॉपर्ली रेगुलेट नहीं किया जाता था, जिसकी चीज को देखते हुए एक अलग से 1949 में जाकर एक्ट पास किया गया था, बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949। और आगे चलकर इसी एक्ट को चेंज करके बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 जो बना दिया गया था। तो ये सभी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ये इससे आपको एक आइडिया हो जाता है कि जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है वो बना कैसे था।
तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which definition of banking is correct according to section 5B of the banking regulation act 1949? तो देखो, जो हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है, उसका जो सेक्शन 5B है वो डिफाइन करता है कि बैंकिंग एक्चुअली में होता क्या है। तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग कौन सी डेफिनेशन करेक्ट है? पहला देखो, banking means accepting for the purpose of lending or investment of deposit of money from the public, a repayable of demand or otherwise, withdrawal by check, draft order or otherwise। तो मैं आपको इजी भाषा में यहाँ पर समझा देता हूँ, ज्यादा आपको डेफिनेशन में लेके जाऊंगा नहीं। सिंपल सी बात, बैंकिंग के अंदर क्या होता है, एक बैंक क्या करता है, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है ताकि उस पैसे को वो पैसे से वो लैंडिंग कर सके, इन्वेस्टमेंट कर सके। और ये जो डिपॉजिट्स होते हैं जो बैंक ने पब्लिक से एक्सेप्ट किए होते हैं, वो कस्टमर की डिमांड के ऊपर या फिर चेक के थ्रू या फिर ड्राफ्ट के थ्रू, ऑर्डर के थ्रू जो है वो रिपेबल होते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। दूसरी डेफिनेशन देखो, इसके अंदर देखो सेम चीज है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, उसको लैंड करना, इन्वेस्ट करना, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि बोला गया है गवर्नमेंट से। तो ये थोड़ी गलत डेफिनेशन हो गई, गवर्नमेंट से नहीं पब्लिक से करती है। उसके बाद तीसरी ऑप्शन में भी सेम चीज यहाँ पर बोली गई है कि डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, फिर उसको इन्वेस्ट करना, ठीक है। मतलब डिपॉजिट को यहाँ पर एक्सेप्ट करना, पर उस पैसे से क्या करना, गुड्स को मैन्युफैक्चर करना या फिर ट्रेड करना, तो ये भी गलत है। उसके बाद डिपॉजिट फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो ये भी यहाँ पर गलत ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। तो ये डेफिनेशन आपको यहाँ पर याद जो है वो रखनी है, ठीक है। बाकी ऑप्शन करेक्ट क्यों नहीं है? तो यहां पर बोला गया था कि गवर्नमेंट से जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है, और यहां पर बोला गया कि जो डिपॉजिट है वो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए या फिर ट्रेड को कंडक्ट करने के लिए एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये गलत डेफिनेशन है, सही डेफिनेशन नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन ऑफ बीआर एक्ट, एनी कंपनी विच इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स और कैरीज ऑन ट्रेड and which accept deposit of money from public merely for the purpose of financing its business shall not be deemed to transact the business of banking। देखो, जो हमारे यहाँ पर सेक्शन 5C है, जो यहाँ पर सेक्शन 5C है, वो कहता है कि अगर कोई भी यहाँ पर कंपनी है जो कि पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है ताकि उस पैसे से वो अपने बिजनेस को फाइनेंस कर सके, ट्रेडिंग कर सके, गुड्स और सर्विसेज को मैन्युफैक्चर कर सके, ठीक है, गुड्स को मैन्युफैक्चर कर सके, तो वो आपकी बैंकिंग नहीं कहलाएगी। तो सेक्शन 5C जो है वो आपका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा, ठीक है। क्योंकि देखो, बैंकिंग की जो डेफिनेशन है उसमें क्लियर बोला गया है कि जो बैंक है ना वो गुड्स की ट्रेडिंग नहीं कर सकते, वो गुड्स में डील कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, अगर कोई कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग करती है वो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करे ताकि वो मैन्युफैक्चरिंग कर सके, तो वो आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा, वो डेफिनेट बैंकिंग नहीं होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 ऑफ द बीआर एक्ट विच ऑफ दीज बिजनेस कैन डू बैंक इन एडिशन टू देयर रेगुलर बिजनेस। तो अगर हम यहाँ पर सेक्शन 6 की बात करें, जो बीआर एक्ट है उसका सेक्शन 6 जो है उसकी बात करें, तो इसमें से कौन सा बिजनेस जो है एक बैंक कर सकता है अपने रेगुलर बिजनेस के साथ? रेगुलर बिजनेस क्या है? डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, लैंडिंग करना, इन्वेस्टमेंट करना। उसके अलावा भी कुछ फंक्शंस यहाँ पर सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकता है एक बैंक, वो कौन से हैं? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्लूडिंग फॉरेन बैंक नोट्स, ये बिल्कुल करेक्ट है, जो फॉरेन एक्सचेंज है उसके अंदर बैंक जो है वो डील कर सकता है, ओके। उसके बाद एक्टिंग एज एजेंट ऑफ गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और एनी अदर पर्सन कैरिंग एजेंसी, ये भी करेक्ट है, बैंक एक एजेंट के जैसे भी काम करता है। अब ये एजेंट गवर्नमेंट का भी हो सकता है, किसी इंडिविजुअल का भी हो सकता है, किसी लोकल अथॉरिटी का भी हो सकता है, ठीक है। ग्रांटिंग इशूइंग लेटर ऑफ क्रेडिट, ट्रैवलर चेक्स एंड करेंसी नोट्स, करेंसी नोट्स नहीं ग्रांट करते, ठीक है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर कट कर दीजिए। बाकी लेटर ऑफ क्रेडिट, ट्रैवलर चेक्स जो है वो बैंक इशू जो है वो करता है, पर करेंसी नोट को इशू जो है वो नहीं करता। तो इसको हम सेट ही कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ओके। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, इट शेल डायरेक्टली इनडायरेक्टली डील इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ बार्टरिंग ऑफ गुड्स। तो ये फंक्शन बैंक नहीं परफॉर्म। देखो, बैंकों को ना स्ट्रिक्टली बोला गया है कि आप सिर्फ सर्विसेज में डील करोगे, आप गुड्स के साथ डील नहीं कर सकते, ना ही उसको बाय कर सकते हो, ना ही उसको यहाँ पर सेल कर सकते हो, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पहले तीन फंक्शंस एक बैंक यहाँ पर परफॉर्म कर सकता है, पर ये जो चौथा फंक्शन है वो बैंक परफॉर्म नहीं कर सकता है, ओके। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ सेक्शन 7 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949? तो हमारा जो यहाँ पर सेक्शन 7 है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का, उसका प्राइमरी पर्पस क्या है? इट मैंडेट दैट ऑल कंपनीज कैन यूज वर्ड्स बैंक, बैंकर, बैंकिंग इन देयर नेम्स। यानी कि ये मैंडेट करता है कि सभी कंपनीज इंडिया के अंदर अपने नाम के अंदर बैंक, बैंकर, बैंकिंग का यूज करेंगे, या फिर इट अलाउज ओनली कंपनी यूज द बैंक्स use words bank, banker, banking in their names as long as
दे मीट सर्टेन फाइनेंशियल क्राइटेरिया। अगर कोई कंपनी एक फाइनेंशियल क्राइटेरिया को फुलफिल करती है तो वो यहाँ पर इन तीनों वर्ड्स में से कोई भी वर्ड्स अपने नाम में यूज कर सकती है, या फिर इट मैंडेट दैट ओनली बैंकिंग कंपनीज कैन यूज द वर्ड्स बैंक, बैंकर, बैंकिंग इन देयर नेम। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। तो सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग कोई भी बैंकिंग कंपनी हो, ठीक है, उसको अपने नाम के अंदर इन तीन वर्ड्स का यूज जो है वो करना ही पड़ेगा, चाहे बैंक, चाहे बैंकर, चाहे बैंकिंग। ठीक है, साथ ही साथ ये भी बोलती है कि बैंकों के अलावा कोई और कंपनी इन तीनों में से कोई भी वर्ड अपने नाम में यूज नहीं कर सकती है। क्लियर है आपको यहाँ तक? एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए, अगर आपको डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो बेसिकली यहाँ पर सेक्शन 8 के साथ है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 ऑफ द बियर एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज नॉट प्रोहिबिटेड फॉर बैंक। तो अगर हम सेक्शन 8 की बात करें ना, तो सेक्शन 8 यहाँ पर बताता है कि कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जो कि एक बैंक यहाँ पर परफॉर्म नहीं कर सकता है। कौन से ऐसे फंक्शन है जो कि एक बैंक यहाँ पर परफॉर्म नहीं कर सकता, तो इसमें से कौन सा ऐसा एक्टिविटी है जो कि सेक्शन 8 के अंदर प्रोहिबिटेड नहीं है, यानी कि जिस फंक्शन को बैंक परफॉर्म कर सकता है। ऑप्शन है डायरेक्टली, इनडायरेक्टली डील इन बाइंग ऑन बार्टरिंग ऑफ गुड्स, तो ये तो प्रोहिबिटेड ही है। उसके बाद डायरेक्टली इनडायरेक्टली डील इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ बार्टरिंग गुड्स फॉर अदर, तो ये भी प्रोहिबिटेड है, बैंक खुद भी नहीं कर सकता और ना ही किसी दूसरे पर्सन के बिहाफ पर जो है वो कर सकता है। रिसीविंग ऑल काइंड्स ऑफ बॉन्ड्स, टिप्स वैल्यूएबल ऑन डिपॉजिट्स और सेफ कस्टडी, तो ये फंक्शन जो है वो बैंक परफॉर्म कर सकता है सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग। तो सेक्शन 8 के अंदर ये जो फंक्शन है, बॉन्ड्स को, स्ट्रिप्स को, वैल्यूएबल डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना सेफ कस्टडी के अंदर, ये फंक्शन जो है वो प्रोहिबिटेड नहीं है सेक्शन 8 के अंदर। क्लियर है आपको यहाँ तक? एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए क्या आपको यहाँ तक क्लियर है, और किसी भी तरह का आपको डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। तो फटाफट से मुझे बता दीजिए क्या आपको यहाँ तक क्लियर है, ऑल इज क्लियर? अगर कोई भी डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, सेक्शन 9 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 primarily deal with disposable of non-banking asset by banking company. Which of these statement is correct regarding the disposable of non-banking assets? ठीक है, तो पहले यहाँ पर नॉन बैंकिंग एसेट्स होती हैं, उसका मतलब समझ लो। ठीक है, देखो जब हम बैंक के पास लोन लेने के लिए जाते हैं तो बैंक हमें लोन देता है पर बदले में वो एक सिक्योरिटी मांगते हैं। तो कई बार क्या होता है कि कोई पर्सन अपनी किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को, ठीक है, एज अ सिक्योरिटी जो है वो दे देता है, या फिर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी को एज अ सिक्योरिटी दे देता है, और जब बॉर्बर डिफॉल्ट करता है तो बैंक उस प्रॉपर्टी को या फिर कोई भी एसेट को अपने पोजेशन में ले लेता है। तो वो जो एसेट होती है वो यहाँ पर नॉन बैंकिंग एसेट होती है। जैसे फर्ज करिए एक पर्सन है, उसने 10 लाख रुपए का लोन दिया था और अपना जो एग्जिस्टिंग मकान था उसको बैंक के पास गिरवी रख दिया एज अ सिक्योरिटी, और बैंक ने, और इसने बाद में जाकर क्या कर दिया, डिफॉल्ट, और बैंक ने इस मकान को जो है अपनी कस्टडी में ले लिया ताकि वो इसको सेल करके अपना लोन रिकवर कर सके। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो हाउस प्रॉपर्टी है, ये आपका नॉन बैंकिंग एसेट जो है वो कहलाएगा। ठीक है, अब देखो जो बैंक है उसको अपने नॉन बैंकिंग एसेट्स को एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है, यानी कि उसे सेल करना पड़ता है। तो वो टाइम पीरियड के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? नो बैंकिंग शैल होल्ड एनी इमोबल प्रॉपर्टी फॉर मोर देन 7 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्लियरली बोला तो नहीं गया नॉन बैंकिंग एसेट्स के अंदर, पर एक बैंक जो है किसी भी इमोबल प्रॉपर्टी को, जो कि नॉन बैंकिंग एसेट है, नॉन बैंकिंग एसेट है, उसको 7 साल से ज्यादा अपने पास नहीं रख सकते होल्ड करके, उसे 7 सालों के अंदर अंदर में उसे डिस्पोज ऑफ करना जरूरी है। ठीक है, साथ के साथ अगर मान के चले बैंक के पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो कि वो खुद यूज करे तो उसको 7 साल से ज्यादा के लिए वो यूज रख सकती है, पर किसी नॉन बैंकिंग एसेट को नहीं रख सकती। ठीक है, हालांकि अगर आरबीआई को लगता है तो वो 5 साल का और एक्सटेंशन जो है वो दे देता है, यानी कि 7 साल के बाद 5 साल और, तो पूरा टाइम पीरियड कितना होता है, टोटल टाइम पीरियड यहाँ पर मैक्सिमम कितना मिल सकता है, तो 12 साल का यहाँ पर मिल सकता है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। तो इससे आपको क्या पता लगा कि नॉन बैंकिंग एसेट को अगर वो इमोबल प्रॉपर्टी तो बैंक को 7 साल के अंदर में ही डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है, और अगर जरूरत पड़े तो 5 साल का और एक्सटेंशन जो है वो आरबीआई दे सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेक्शन 10 ऑफ द बियर एक्ट डील्स विद द मैनेजमेंट ऑफ अ बैंक। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 व्हिच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ बैंक। तो अगर हम बात करें सेक्शन 10 बियर एक्ट की, तो इसमें से कौन सा यहाँ पर स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? सेक्शन 10 जो है वो बैंक की मैनेजमेंट के साथ जो है वो डील करता है कि बैंक की मैनेजमेंट में कौन कौन पर्सन हो सकते हैं। पहला देखो यहाँ पर, ए बैंकिंग कंपनी कैन नॉट एम्प्लॉय मैनेज बाय अ मैनेजिंग एजेंट, तो बिल्कुल करेक्ट है। देखो एक बैंकिंग कंपनी के अंदर ना, उसकी मैनेजमेंट के अंदर कोई भी मैनेजिंग एजेंट नहीं हो सकता। मैनेजिंग एजेंट का मतलब क्या है कि जो पहले से ही किसी दूसरे पर्सन के लिए एज अ एजेंट जो है वो काम कर रहा है। जिसे मान के चलिए ए पर्सन है, उसका एजेंट है बी, तो बी क्या है, एक मैनेजिंग एजेंट। तो एक
यहाँ पर बैंक है H&D, वो यहाँ पर अपनी मैनेजमेंट के अंदर पर्सन को अपॉइंट करना चाहते हैं, तो ये बी पर्सन को अपॉइंट नहीं कर सकते, बी पर्सन क्योंकि पहले से ही किसी का एजेंट है। ओके, उसके बाद कैन नॉट एम्प्लॉय एनी पर्सन हु इज डायरेक्टर ऑफ एनी अदर कंपनी, ये भी करेक्ट है कि अगर कोई पर्सन पहले से किसी दूसरी कंपनी का डायरेक्टर, जैसे बी पर्सन यहाँ पर एक एक्सवाइजेड कंपनी का डायरेक्टर है, तो जो H&D बैंक है वो यहाँ पर बी पर्सन को एज अ मैनेजमेंट के अंदर अपॉइंट नहीं कर सकती है। उसके बाद एवरी बैंकिंग कंपनी कैन बी मैनेज बाय अ पार्ट टाइम चेयरमैन, तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखो बैंकिंग कंपनी को मैनेज करने के लिए एक होल टाइम चेयरमैन कंपल्शन है, कंपल्सरी है, यानी कि जो चेयरमैन है वो होल टाइम बेसिस के ऊपर जो है वो होना चाहिए। उसके बाद इट कैन नॉट एम्प्लॉय एनी पर्सन हु हैज बीन एडजुडिकेटिंग इंस्टॉलमेंट, तो अगर कोई पर्सन इंस्टॉलमेंट हो चुका है, इंस्टॉलमेंट कौन होता है? कोई भी पर्सन जो अपने डेट को उसकी ड्यू डेट के ऊपर पे नहीं कर पा रहा होता है, जिसके पास पैसे नहीं होते, तो वो इंस्टॉलमेंट बन जाता है। तो बैंक यहाँ पर इंस्टॉलमेंट पर्सन को भी अपनी मैनेजमेंट में अपॉइंट नहीं कर सकती। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको क्या पता लगा कि एक तो बैंक की मैनेजमेंट के अंदर कोई भी मैनेजिंग एजेंट नहीं हो सकता है, ना ही एक ऐसा पर्सन जो पहले से किसी दूसरी कंपनी का डायरेक्टर है वो भी नहीं हो सकता है, और ना ही होल टाइम चेयरमैन हो सकता है, ठीक है, सॉरी, ना ही पार्ट टाइम चेयरमैन हो सकता है, और ना ही कोई एडजुडिकेटिंग इंस्टॉलमेंट होता है। ये कुछ बातें हैं जो कि बैंक को ध्यान में रखनी होती है जब भी वो अपने मैनेजमेंट को बना रही होती है, ठीक है, पर्सन को अपॉइंट कर रही होती है मैनेजमेंट के अंदर। तो यहाँ पर हमारे सेंट्रल बैंकिंग के मॉड्यूल 20 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया तो एक बार मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर है। तो एक बार चैट बॉक्स में मुझे बता दीजिए क्या आपको यहाँ तक क्लियर है। और ऐसी ही हमारी इलेक्टिव सब्जेक्ट की जो वीडियोस हैं वो आती रहेंगी हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो देखो बेसिकली मैं 4 इलेक्टिव सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाता हूँ, सेंट्रल बैंकिंग, रूरल बैंकिंग, आईटी और डिजिटल बैंकिंग, और आपका यहाँ पर एचआरएम, ठीक है। तो इन चारों इलेक्टिव सब्जेक्ट से रिलेटेड जो वीडियोस है मैं आपके लिए लेकर यहाँ पर आता रहूंगा, जहां पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और की स्टडीज को डिस्कस करेंगे, जिससे आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से यहाँ पर हो सके। तो 15 तारीख को हमारा एग्जाम है, तो हमारे पास टाइम है, ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। तो आपको रेगुलर बेसिस पे इन क्लासेस को जो है वो ज्वाइन करना है। तो ठीक है, और हमारे जो व्हाट्सएप चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर मैं हर क्लास के पहले आपको मैसेज सेंड कर दिया करूंगा, कन्वे कर दिया करूंगा कि हमारी क्लास के अंदर क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं, जिससे आप डिसाइड कर पाओ कि आपको क्लास ज्वाइन करना है, ठीक है, और कब ज्वाइन करना है, ठीक है। तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को यहाँ पर जरूर जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आज का जो सेशन है वो हम यहाँ पर ओपन करते हैं। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अगर सेशन अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, बेनिफिशियल लगा, तो हमारी क्लास को लाइक कर देना, सेशन को लाइक कर देना, और फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ शेयर कर देना, और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, ताकि नेक्स्ट क्लास के जो नोटिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर मिल सके। और रेटिंग जरूर दे देना, ठीक है, 10 आउट ऑफ जितना भी आपको लगे लेक्चर के हिसाब से। और अगर कोई चीज रह गई हो तो वो भी यहाँ पर मैसेज कर दीजिएगा, ताकि हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो कवर कर ले, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं पे ओवर करते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।